और बात कर लेते हैं खबरों की। सिद्धार्थनगर में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां मेडिकल कॉलेज में वसूली की खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले में 3 दिन के भीतर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की है और अस्पताल के एक भी कर्मी के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से रुपए लेकर इलाज कराने का काम लेते हुए नजर आ रहा है, जिसको इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था। तो अस्पताल कर्मी के संलिप्त पाए जाने पर डिप्टी सीएम ने अब इस मामले में संज्ञान लिया है। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में दलालों के ऊपर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिकंजा कस दिया है और अब इसके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो कॉलेज के प्रिंसिपल को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया गया है और उन्होंने कहा है कि एक भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है और मेडिकल कॉलेज में दलालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं उन्होंने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश यादव सिद्धार्थनगर से जुड़ गए हैं। राकेश, इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज में दलालों की जो खबर का है उसको संज्ञान ले लिया है, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज का है, जो कि एक मरीज से पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इंडिया वॉइस की टीम ने इसे प्रमुखता से दिखाया हुआ था और जिसको संज्ञान में लेकर डिप्टी उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने संज्ञान में लिया। ब्रजेश पाठक ने जो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जो यहाँ के प्रचार हैं। जी राकेश, जिस वीडियो को हमने प्रमुखता से दिखाया था उसमें वसूली करता हुआ एक शख्स दिख रहा है, कौन है? क्या उसकी पहचान हो पाई है? बिल्कुल, वो शख्स बताया जा रहा है कि ना तो वो कर्मचारी है, ना कुछ है। वो जिला अस्पताल में दलाल के जिसे कहते हैं वो उस तरह से घूमता रहता है और वो वसूली करता है। डॉक्टरों की कुर्सी पे बैठ के ये वसूली कर रहा था, जिसकी वजह ये वीडियो वहीं से किसी ने वायरल कर दिया और मरीज से पैसा ले रहा था। इस मामले में जो है डिप्टी सीएम ने संज्ञान में लिया और जो है 3 दिन के अंदर प्राचार्य से रिपोर्ट मांगी है कि रिपोर्ट पेश की जाए, इनके खिलाफ क्या है और आगे उस जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश, उस शख्स की अभी तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं? अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद उसमें दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सोचने की बात यह है, इस तरह से जब मरीजों से रुपया वसूला जा रहा है, जबकि सरकार जो है फ्री योजनाएं चलाकर लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो इस तरह से अगर वसूली हो रहा तो ये तो एक बड़ा सवाल है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, उन्होंने कहा है, डिप्टी सीएम ने कहा है कि अस्पताल का एक भी कर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो आरोपी है उसको कब तक हिरासत में लिया जा सकता है, कब कार्रवाई की जा सकती है? ये तो विभाग बताएगा कि उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है, लेकिन डिप्टी सीएम ने इससे जो है कार्रवाई की बात कही है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा गया प्राचार्य से। प्राचार्य की अब देखने की बात है कि जांच में वो क्या देते हैं। 3 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट पेश करना है, लेकिन सोचने की बात है कि इस तरह से अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो, और इस मामले में संलिप्त हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या इस निर्देश के बाद जो है अस्पताल की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है? फिलहाल अभी इस मामले में विभाग से कोई भी मामला निकलकर बाहर नहीं आया है, जबकि हमें बात भी करना चाहा जो है यहाँ के सीएमओ से, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और जांच में देखा जाएगा। लेकिन इस तरह से उनका जो है रवैया है कि जांच में देखा जाएगा दोषी है कि नहीं है, लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा है पैसा लेते हुए, तो दोषी तो कहीं ना कहीं तो है, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी से मिली अनुप्रिया पटेल, सीएम आवास पहुंचकर की शिष्टाचार भेंट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की भेंट। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी सीएम योगी से मिले। तो लखनऊ में ये भेंट हुई है, सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। इसके साथ ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मुलाकात की है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की और अनुप्रिया पटेल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली हैं। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सीएम योगी से मिली अनुप्रिया पटेल। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी मुलाकात की है। तो सीएम आवास पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया गया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी मुख्यमंत्री से मिले हैं। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल सीएम आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से भेंट की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े। शुभम, ये अनुप्रिया पटेल के अलावा संजय निषाद और बीजेपी प्रवक्ता ने भी मुलाकात की है, क्या कुछ मायने हो सकते हैं? बिल्कुल बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए साफ तौर से कहा जा सकता है कि कल देर शाम जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद मिलने पहुंचे थे और शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। काफी समय तक ये मुलाकात होती रही और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है उसको लेकर के ये बैठक जो ये शिष्टाचार भेंट थी ये अहम बताई जा रही है, क्योंकि यूपी में लगातार जो फोकस है, लगातार सभी पार्टियों का फोकस है, लगातार जो जिम्मेदारियां हैं सभी पार्टियां चाह रही हैं कि यूपी में जो सीटें हैं उनको लेकर के जो बंटवारे हैं वो सभी इस तरीके से किए जाएं जैसे कि जो बीजेपी की हमेशा से जो बढ़त रही है वो जो बढ़त है वो पूरी तरीके से बरकरार रहे। इन सभी चीजों को देखते हुए ये बैठक जो है अहम बताई जा रही। जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है, चाहे वो संजय निषाद हो, संजय निषाद जो है एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करते हैं। वो निषाद पार्टी से आते हैं और साफ तौर से कहा जा सकता है कि एक वर्ग को साधने के लिए यूपी में एक जो पूरा तबका है उसको पूरी तरीके से अपने जो उनका वोट बैंक है उसको साधने के लिए एक मुलाकात ये बहुत अच्छी बताई जा सकती है बीजेपी की तरफ से। कि जो वहीं अगर आप दल की अगर जो बात कर लेते हैं, आप दल की जो अनुप्रिया पटेल है उनकी तरफ से जो मुलाकात की गई है, साफ तौर से कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक अहम बताई जा रही है। कि जो लोग शिष्टाचार मुलाकात हुई है उसमें यूपी की जो सीटें हैं उनको उनके बंटवारे को लेकर के अहम कही जा सकती है कि जो यूपी में सीटें हैं उनको लेकर के जो बढ़त है वो सही से हो सके, क्योंकि सभी दल जो है कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। यूपी में किस तरीके से वो अपनी बढ़त बना सकते हैं, यूपी में किस तरीके से चुनाव की जो प्रचार है वो कर सकते हैं, चुनाव की जो चीजें हैं वो की जा सकती हैं। इन सभी को चीजें को लेकर के जो अलग अलग दल जो है एकजुट हो रहे हैं, एकजुटता के साथ जो है साफ तौर से देखा गया। वहीं अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, उनका साफ तौर से कहना था कि हम यूपी में फिर जो है एक बार एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ ही जो चुनाव है वो लड़ेंगे, एनडीए के साथ में दिखाई देंगे। साफ तौर से कहा जा सकता है कि एनडीए के साथ में निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल जो है जाती हुई है और लगातार कहा जाता है कि एनडीए का जो वर्चस्व है इस बार फिर देखा जाएगा। कोई बढ़त जो है अब देखना ही होगा कि जो बढ़त है 80 सीटें यूपी में है उनको लेकर के किस तरीके का जो प्रभाव है वो पड़ पाता है, किस तरीके की चीजें हो पाती है। लेकिन जो बैठक हुई है वो देर शाम हुई है, लेकिन शिष्टाचार बैठक के तहत बताया जा रहा है। और चुनाव के मामले में कहा जा सकता है कि एक अहम बैठक जो बड़े नेता थे उनसे जब मुलाकात हुई तो एक कयास लगाए जा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के तहत जो है ये सीटों को लेकर के मंथन हो, चाहे वो उसकी गणना हो, इन सभी चीजों पर चर्चा जरूर हुई होगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी उन्होंने बताया है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग को तैयार। ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल को नोटिस क्यों? आज भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं होंगे। केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी बताया जा रहा है। तो ईडी के समन पर आज भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे और पिछली बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही समन क्यों भेजा जा रहा है और ईडी के समन पर केजरीवाल की ओर से जवाब आ गया है और पार्टी की तरफ से इसे गैर कानूनी बताया जा रहा है। Today, once again, Mr. Kejriwal has skipped the third summons also. This shows that चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, that there is something to hide, therefore he is acting like an absconder and like a criminal. Perhaps he knows that all of this victimhood card, this card that it is being done deliberately to target us, is not giving any results. Courts have not given bail to Manish Sisodia. Courts have not given bail to Sanjay Singh. Vijay Nair is in jail for 1 year. And the courts have established there's a money trail. And the courts have said that there's no political vendetta. Despite that, they play the same stale victimhood card, the same stale political targeting card. Congress party or ally has said that this case is genuine and you have done corruption. Are they also doing political vendetta against you? Instead of answering the specific questions on Sharab Ghotala, why you have given 2.5% commission to 12% commission, why you have allowed private sector to come into wholesale, why you have allowed blacklisted manufacturing companies to come in. तो चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। तो इलीगल है, सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। तो ठीक चुनाव से पहले ये ईडी को नोटिस भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और ईडी के सामने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजित, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजा गया और इस बार भी उन्होंने ठुकरा दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ पर शराब घोटाले का मामला तो लंबे समय से चल रहा है। इसमें जिस तरीके से लगातार जो ईडी है या सीबीआई की जो जांच चल रही है, जांच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है और इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल को 3 बार नोटिस भेजा जा चुका है। हालांकि आज तीसरी बार उनको ईडी दफ्तर में पेश होना था, लेकिन जिस तरीके से ईडी के नोटिस के बाद केजरीवाल ने जवाब देते साफ तौर पर हर बार उनका यही लगातार ईडी के नोटिस का जवाब रहा है कि ये गैर कानूनी है। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी नोटिस दिया गया था। उस समय भी जहां 2 नवंबर को चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए वो दिल्ली से बाहर चले गए थे, तो वही 21 दिसंबर को घोषणा जो थे उसका हवाला देते हुए पंजाब चले गए थे। तो ऐसे में अब तीसरी बार आज 3 जनवरी को ईडी ने पेश होने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी इस नोटिस को गैर कानूनी नोटिस बता रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज भी जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी दफ्तर पेश नहीं है। जी
जी, इस बार क्या तर्क दिए जा रहे हैं पेश ना होने के पीछे? देखिए, अभी तक तर्क वाली बात अगर मैं कहूँ तो सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि लगातार और हर बार जो ईडी के नोटिस को गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, और इस बार भी उनकी तरफ से यही कहा गया है कि ये जो नोटिस है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पूरे देश में चुनाव होंगे, और चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्षी जो लोगों को जो नोटिस भेजा जा रहा है, और दिल्ली में जो शासित आम आदमी पार्टी है वो भी विपक्षी गठबंधन का एक अहम हिस्सा है, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं साजिशन बचाने के लिए ही इस तरह के जो नोटिस है वो भेजे जा रहे हैं। जी जी अजित, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जांच में पूरे तरीके से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन जब भी केजरीवाल को पेशी होने के समन जारी किए जाते हैं तो वो तैयार नहीं होते हैं। कैसे सहयोग करेंगे वो? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 बार ईडी की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है जवाब के लिए, लेकिन अभी तक वो एक बार भी जो ईडी दफ्तर में है वो पेश नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हर बार जो जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, तो ये उनके जो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर सवाल जरूर खड़ी करता है, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया हो, सांसद संजय सिंह हो, वो भी इस आबकारी घोटाले के तौर पर ही जो अभी तक जेल में है, और लगातार वो अभी भी जेल में है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और यही एक सबसे बड़ा परिणाम है कि जो भाजपा है वो पूर्ण रूप से जो केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी इस कथित तौर पर जो शराब घोटाला इसमें अगर शामिल नहीं है, तो आखिरकार क्यों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर आप सांसद संजय सिंह हो, उनको जमानत आखिरकार क्यों नहीं मिली। तो ऐसे तमाम जो दलीलें हैं वो भाजपा सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है वो भी लगातार इसे चुनाव से पहले साजिश करार दे रही है। जी अजित, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वाराणसी में मौसम ने बदली करवट। काशी में हुई साल की पहली बारिश के कारण कोहरे से मिली निजात। रिमझिम बारिश के कारण चली ठंडी हवाएं। बारिश के बाद शहर में तेजी से बढ़ रही सर्दी। तो काशी में एक बार फिर से जो है ठंड बढ़ी है, और बारिश के बाद से शहर में सर्दी देखने को मिल रही है। रिमझिम बारिश के चलते ठंडी हवाएं पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को कोहरे से निजात मिली है। तो रिमझिम बारिश के कारण ठंडी हवाएं चली और लोगों को कोहरे से छुटकारा मिला है। और वाराणसी से आपके साथ खबर साझा करें, जहां मौसम ने पहली बार बारिश देखने को मिल रहा है, और बारिश के बाद से शहर में तेजी से सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाराणसी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, जिसके चलते बारिश हुई है, और बारिश के कारण कोहरे से लोगों को निजात मिली है। तो काशी में साल की पहली बारिश हुई है, जिसके बाद कोहरे से लोगों को निजात मिली है। हालांकि ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण की शुरुआत, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े जनसंवाद कार्यक्रम की रूपरेखा। बीजेपी ने वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर 24 की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है, जिसके आधार पर 50 करोड़ लोगों को सीधा संवाद, तो वहीं अलग अलग राज्यों और जिलों से करीब 2.5 करोड़ लोगों को राम मंदिर में दर्शन कराने की योजना तैयार है, जिसके लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने कमर कस ली है। और अब देखना यह है कि हर बार चुनावी प्रसार में अव्वल रहने वाली बीजेपी की रणनीति क्या वाकई में जनता के बीच कमाल कर पाती है या फिर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों की जिम्मेदारी तय। हर लोकसभा सीट पर होगा बीजेपी का फोकस। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही पूरे देश को राममय बनाने की है। इसके तहत सोमवार से ही संघ और वीएचपी ने पूजित अक्षत, पत्रक और रामलला की तस्वीर बांटने का सिलसिला शुरू किया है। मगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2.5 करोड़ लोगों को
अप्रैल महीने तक राम मंदिर दर्शन कराने की है। बकायदा अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहाँ रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को लौटेंगे। साफ है, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अप्रैल महीने तक यानी 3 महीने में देश भर के 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का टारगेट रखा गया है। वैसे भी पार्टी की योजना विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने की है। क्या है रणनीति? प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश को राममय बनाने के लिए तमाम राज्यों से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। दर्शन करने वाले लोग वापस जाकर राम मंदिर की अपने गांव में चर्चा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कम से कम 1 लाख गांवों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसके साथ 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाए जाएंगे। पार्टी की योजना 22 जनवरी को दीपावली का रूप देने की है, इसलिए बुलाई बैठक। चूंकि कार्यक्रम बड़ा है, ऐसे में नेतृत्व चाहता है कि संघ और वीएचपी के कार्यक्रमों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले। यानी साफ है, रणनीति के लिहाज से बीजेपी इस खास मौके को आस्था के केंद्र में लाकर राजनीतिक लिहाज से 24 की रणभूमि तैयार करने का मन पक्का कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति में कितना कामयाब होती है, ये तो राम ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।